अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के कई अजला में बेमौसम बारिश और सालाबारी ने किसानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। सालाबारी के सबब धान और मकई की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। कामारेड्डी जिले के राजमपेट मंडल में तूफानी हवाएं देखी गईं और बिजली गिरने से 13 बकरे हलाक हो गए। निजामाबाद जिले के इंदौल वाई मंडल के गंगाराम धर्मपल्ली में शदीद बारिश के सबब धान गीली हो गई, जिस पर किसानों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद मार्केट यार्ड में रखी हुई कटी हुई फसलों को नुकसान पहुंचा। हुस्नाबाद हल्के में कोहिड़ा चिगरू मामिडी मंडल में शदीद बारिश हुई। जगिया जिले में भी हुई बारिश के नतीजे में किसानों को शदीद नुकसान पहुंचा। धान के साथ साथ आम की फसलों को भी नुकसान पहुंचा। जिले के कुंडागट्टू में बिजली गिरने से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेडीपेडी मंडल में बिजली गिरने से 20 बकरे हलाक हो गए। राजन्नाथ सिलसिला जिले के रुद्रंगी में बारिश से धान की फसल को नुकसान पहुंचा। श्रीनगर जिले के चोपाडंडी और दीगर इलाकों में भी गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद बारिश हुई, जिससे कई किस्म की फसलें मुतासिर हुई। चोपाडंडी ज़राई मार्केट में इस बारिश के सबब वहां रखी कटी हुई फसलों को नुकसान पहुंचा। जिले के सुल्तानाबाद और दीगर मकामात पर बारिश के सबब फसलों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी है कि वो बेशतर मकामात बिलखुसूस करीमनगर के दही मंडलों में हुई बेमौसम बारिश से हुए नुकसानात का जायजा लेने के इक़दाम करें। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो जिला कलेक्टर से फसलों को हुए नुकसानात के बारे में बात करें और रिपोर्ट तैयार करें ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। जुम्मे की शब से हुई गरज और चमक के साथ बारिश और शदीद तूफानी हवाओं के नतीजे में रियासत के बेशतर इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा। सिद्दीपेट, मेदक और दीगर इलाकों में आम की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने ऐलान किया है कि रियासत के कई अजला में गैर मौसमी बारिश की वजह से जिन किसानों को नुकसान हुआ उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि वो परेशान ना हो, हुकूमत उनका साथ देगी। पैर में चोट के बावजूद वज़ीर गंगुला कमलाकर ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर इतवार को ज़िले ओहदेदारों के साथ करीमनगर के आसपास के मौज़ूआत में तबाहशुदा फसलों का मुआयना किया। इस मौके पर मुतासरा किसानों से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने उनकी तबाहशुदा फसलों का जायजा लिया और कहा कि चंद दिन कबल ही गैर मौसमी बारिश और सालाबारी से फसलों को नुकसानात हुए थे। उन नुकसानात से अभी किसान संभल ही नहीं पाए कि दोबारा बारिश से होने वाले नुकसान को देखकर दुख हो रहा है। वज़ीर कमलाकर ने मुतासरा किसानों को यकीनदही कराई कि हर एक इंच और हर फसल का मुआवजा दिया जाएगा। మీరు ధైర్యంగా ఉండాలి. ఉండగా కేసీఆర్ ఉన్నాడు, నేనున్నా, ధైర్యం ఉండాలి. లక్ష్యం బాధపడితే నేను ఉండగానే మీకు ఎందుకు భయపడు? అన్నింటిలో ఉన్నా సర్పంచ్ వాళ్ళ మామ ఏం బాధపడదు. మన ఏం తప్పు కాదు, దేవుడు తప్పు చేసిన ధైర్యం ఉండాలి. మళ్ళా నేను లేనా బాధపడతాను. సారేడా సార్ కేసీఆర్ సార్ చెప్పిన బాధపడద్దు, నేను కాపాడుతాగా. నీళ్ళు ఇచ్చి కరెంట్ ఇచ్చి అన్యాయం చేస్తారు ఎవడన్నా? బాధపడకు.
చట్టపల్లి 5 ఎకరాలు, సెక్యూరిటీ 20 ఎకరాలు అని ఇదే ఊలే కాదు. బారక్ బలే ఉండలేదు కన్ను పెట్టుకుంటూ తెల్లలేసి 2 గంటలు కూడా చూపిస్తా నీకు. అట్లా 2 ఎకరాలు మాలో ఉండదు బతానని ఏదో బాధపడి ఎవరు वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने उनके असासों के बारे में जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। वो उन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। वजीर ज़राअत ने तेलंगाना भवन में रुकन काउंसिल श्रीनिवास रेड्डी के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रघुनंदन राव से पूछा कि क्या वो जानते हैं कि असल RDS कैनाल कहाँ है। उन्होंने कहा कि उनके असासों के दस्तावेजात सरासर झूठे हैं। उन्होंने वाजे किया कि सर्वे नंबर 60 में सिर्फ 3 एकड़ अराजी उनकी है। रघुनंदन राव से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि अगर इल्जामात झूठे साबित होते हैं तो वो किस सजा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि उनके खानदान की कुल जमीन सिर्फ 90 एकड़ है। वजीर ने कहा कि उनकी ज़रूरी जमीन पर कोई मुस्तकिल तामीरात नहीं है। उन्होंने बताया कि उनकी जमीन में सिर्फ पोल्ट्री और डेयरी के शेड्स हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास जो जायदादें हैं वो वजीर बनने से बहुत पहले की हैं। वजीर ज़राअत ने कहा कि उन्होंने अपनी 39 साल सियासी ज़िंदगी में कभी भी आवाम के लिए ही काम किया है और कभी अपने लिए काम नहीं किया। रघुनंदन राव ने तेलंगाना की तहरीक में उनके साथ मिलकर काम किया, लेकिन उनके दिल में मेरे ताल्लुक से क्यों गुमान है मुझे इसका इल्म नहीं है। मेरे सियासी सफ़र से ज़िले की आवाम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि बीजेपी रुकन असेंबली ने उन पर 80 एकड़ अराजी पर कब्जा करने का इल्ज़ाम लगाया, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ఏదో ఆరోపణ చేసింది, సిల్లీ ఆరోపణ. అది మా ప్రాంతంలో అందరికీ తెలుసు. మా కుటుంబంలో మేము పెంచిన పిల్లోడు ఉంటాడు, తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లోడు, లంబడల పిల్లోడు. చిన్నప్పుడు 7 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ ఉండింది, తీసుకొచ్చి మా దగ్గర చదువుకోవడానికి పెడితే కొంచెం లింపింగ్ ఉండేది, ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్. మా బంధువుల ఊరికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చి పేద స్థితి ఉంది అమ్మ ఏదైనా ఆదుకోండి అంటే తీసుకొచ్చి స్కూల్లో ఇచ్చినాం. పని పిల్లోడు కాదు, ఇంటి పిల్లవాడు, నెవర్ పని పిల్లోడు, ఇంటి పిల్లోడు. స్కూల్లో వేసి చదివించి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయించినాం, డబుల్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్. అది కూడా MA ఇంగ్లీషు, MSc కెమిస్ట్రీ అండ్ B.Ed. అమలాబాద్ గౌడ పిల్లోడు పేరు. కోనపర్తిలో ఉండే ప్రజలందరికీ తెలుసు. 10 మంది పెట్టి పని చేస్తాడు ఒక్కడే, అంత ట్రైన్డ్. మా పిల్లలతో పాటు పెరిగిండు, మా పిల్లల ఏజ్ గ్రూపే, మా పిల్లలతో పాటు పెరిగిండు, కుటుంబ సభ్యుడు. మా పిల్లలు మేము ఖరీదు చేసినటువంటి వాళ్ళలో ఒకనొక బిల్ పర్టికులర్ బిల్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అగ్రిమెంట్ టైం అయింది, పాపాలు రానికే లేట్ ఉంది కరోనా కారణంగా. అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నటువంటి వాడు మాకు తొందర ఉంది సార్ మాకు కావాలంటే వాళ్ళు పాప వాళ్ళు ఆ గౌడ్ మాట్లాడుకొని వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్తో గౌడ్ ముందు చేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ వీలైనప్పుడు పాప వాళ్ళ పేరు మీద మళ్ళీ మార్చుకున్నారు. దీంట్లో ఏం రహస్యం ఉంది, లేకుంటే ఏమి ఇలీగాలిటీ ఉంది నాకు అర్థం కాలే. దీంట్లో ఏమి బహిరంగ విచారణ చేసి దీంట్లో ఎవరిని దోషులుగా తెలుస్తారో నాకు అర్థం కాలే. మాకు అమ్మిన వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు, మాకు 4 రూపాయలు ఎక్కువ వచ్చినాయని. కొన్నోళ్ళు ప్రాబ్లం లేదు, పక్క వాళ్ళు మా సారు సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులు వచ్చి తీసుకున్న వారి మీద తీసుకొని మార్చుకున్నది ఆరోపణ చేసింది, సిల్లీ ఆరోపణ. అది మా ప్రాంతంలో అందరికీ తెలుసు. మా కుటుంబంలో మేము పెంచిన పిల్లోడు ఉంటాడు, తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లోడు, లంబడల పిల్లోడు. చిన్నప్పుడు 7 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అలా वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत का मकसद हैदराबाद शहर के साथ साथ ज़िले हेडक्वार्टर्स में कैंसर के मरीजों को केमोथेरेपी की खिदमत फराहम करना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह ज़िले अस्पतालों में डायलिसिस की खिदमत फराहम की जा रही हैं, कैंसर के इलाज की खिदमत भी उसी तरह फराहम की जाएंगी। वज़ीर हरीश राव ने इतवार को सिद्दीपेट में GGH अस्पताल में डे केयर केमोथेरेपी स्पेशल विंग का इफ्तिताह किया। वज़ीर ने 4 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस खुसूसी सर्विस यूनिट का इफ्तिताह करने के बाद बात की। हरीश राव ने कहा कि रियासत में यह पहला मौका है कि केमोथेरेपी खिदमत जो सिर्फ हैदराबाद तक महदूद थी, दारुल हुकूमत से बाहर फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद अजला में बाकायदा कम्युनिटी खिदमत फराहम करना है। उन्होंने कहा कि पहला साइकिल
एमएनजे और निम्स में दिया जाएगा और बकिया साइकिल का इलाज जिले अस्पताल में दिया जाएगा। इलाज के हर साइकिल में मरीज को 6 घंटे लगते हैं। उन्होंने बताया कि इस इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में हर साइकिल पर तकरीबन 30,000 रुपये खर्च होते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से सरकारी अस्पतालों में ये मुफ्त में फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट जिले में कैंसर के 468 मरीज हैं और उनमें से कुछ को केमोथेरेपी की जरूरत होगी। इसके अलावा हरीश राव ने 50 जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद में 3 पहिए गाड़ियां 3 व्हीलर तकसीम किए। उन्होंने बताया कि हर गाड़ी की कीमत तकरीबन 45,000 है, लेकिन हुकूमत इन्हें मुफ्त फराहम कर रही है। एक और प्रोग्राम में वजीर फाइनेंस ने कहा कि किसानों के बैंकों में अनाज फरोख्त करने के बाद 2 दिन के अंदर रकम जमा कर दी जाएगी। वजीर मौसूफ ने याद दिलाया कि मरकजी वजीर अनाज और तेल की हुकूमत का उन्होंने मजाका उड़ाया। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि किसानों की फलाह व बहबूद का बुनियादी मकसद उसके लिए आगे बढ़ने वाले किसानों की खरीदारी को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट अर्बन मंडल के वेलकाटूर जिले के पहले फूड प्रोक्योरमेंट सेंटर का आज इफ्तिताह अमल में आ चुका है। హోండా స్కూటీలు మనం ఇచ్చుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీరు రోజు మీ దినచర్యల్లో భాగంగా ఆ చేతితో నడిపే సైకిల్ నడపలేక ఆ సైకిల్ తొక్కలేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి దృష్ట్యా ఇలా ఒక్కొక్క బండి 1,04,000 రూపాయలు. ఈ 1,04,000 రూపాయల బండి ఒక్క పైసా అప్పు లేదు, మళ్ళా కట్టేది లేదు. ఉచితంగా ఈ బండిని మీరు మీ జీవితంలో మీరు కూడా అందరితో పాటు సుఖమయమైనటువంటి జీవితం గడపాలి, మీ కష్టాలు దూరం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ 50 స్కూటీలను అందజేయడం జరుగుతూ ఉంది. పోయిన నెల 21 మందికి ఇచ్చాం, ఇవాళ 50 మందికి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. 71 మంది అయిపోతున్నారు ఇప్పుడే. మరి ముఖ్యంగా నేను ఒకటే కోరేది, ఇవాళ భారతదేశంలో మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినంత పెన్షన్ వికలాంగులకు ఎవరు కూడా ఇస్తలేదు. ఇవాళ మహారాష్ట్ర పోతే వికలాంగులకు 1000 రూపాయల పెన్షన్ ఉన్నది, కర్ణాటక రాష్ట్రం పోతే 900 పెన్షన్ ఉన్నది. పేరు డబుల్ ఇంజన్ గవర్నమెంట్ డబుల్ ఇంజన్ 900 ఇచ్చేది, ఇంకొకటి 1000 ఇచ్చింది. కానీ మన కేసీఆర్ మాత్రం 3,016 రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నారు. 50 స్కూటీలు హోండా స్కూటీలు మనం ఇచ్చుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీరు రోజు మీ దినచర్యల్లో భాగంగా ఆ చేతితో నడిపే సైకిల్ నడపలేక रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कोई भी समाजी गिरोह अगर मुत्तहिद हो तो माशी, समाजी और सियासी तरक्की हासिल कर सकता है। श्रीनिवास यादव ने इतवार को खैरताबाद में श्री कृष्णा भारतीय यादव सेवा समिति की इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमतों ने यादवों के साथ सिर्फ वोट बैंक की तरह सलूक किया और उन्हें सियासी तरजीह नहीं दी। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में उन्होंने कहा कि यादवों की सियासी और समाजी तरक्की मुमकिन हुई। श्रीनिवास यादव ने याद दिलाया कि हुकूमत सदर त्योहार की तकरीबात का अहतमाम कर रही है, जिसे यादव तबका बहुत शानदार पैमाने पर मनाता है। कृष्णाष्टमी की तकरीबात को तमाम इलाकों में शानदार तरीके से मुनक्किद करने की भी दरख्वास्त की गई है। बेगम बाजार कॉरपोरेटर शंकर यादव, श्री कृष्णा भारतीय यादव सेवा समिति के सदर कट्टम नरसिम्हा यादव और दीगर कायदीन ने इस मीटिंग में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनकी हुकूमत बसवेश्वर की तालीमात के जज्बे के साथ काम कर रही है। उन्होंने बसवेश्वर जयंती के मौके पर उन्हें याद किया। बसवेश्वरा को एक समाजी, रूहानी, इनकलाबी और एक हिंदुस्तानी विजनरी के तौर पर सराहा गया, जिन्होंने मसावात पर मबनी माशरे के क़याम के लिए काम किया। उन्होंने एक समाजी बसीरत के तौर पर भी उन्हें सराहा गया, जिन्होंने तकरीबन 900 साल कबल रंग की तफरीक और सनफी इम्तियाज़ के बगैर माशरे के लिए जद्दोजहद की। चीफ मिनिस्टर ने याद दिलाया कि बसवेश्वरा ने उन दिनों पार्लिमानी जमहूरियत का बीज डाला था। उन्होंने कहा कि रियासत की हुकूमत सरकारी तौर पर हर साल बसवेश्वरा की यौम पैदाइश का एहतमाम करती है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने उनके अज़ाइम को पूरा करने की तरफ कदम उठाया है।
भारत राष्ट्र समिति के कौमी सदर व वजीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में महाराष्ट्र के कई कायदीन ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। पड़ोसी रियासत के कायदीन का केसीआर ने शानदार इस्तकबाल किया। महाराष्ट्र एनसीपी के सेक्रेटरी दिनेश बाबू राव चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में बीआरएस में शामिल हुए। उनके वालिद बाबू राव 3 बार एमएलए रह चुके हैं और कांग्रेस हुकूमत में वजीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। कबायली हुकूक के समाजी कारकुन बोला शंभाजी माधवी, पुणे जिले एमएनएस पार्टी के सदर दीपक सुरेश पाटिल और दीगर कायदीन ने आज बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की इमारत का इफ्तिताह 30 अप्रैल को वजीर आला चंद्रशेखर राव अंजाम देंगे। हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता, जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म है, उन्होंने इस बात की इत्तला देते हुए कहा कि 30 अप्रैल को हमारी रियासत में नई असरी इमारत और रियासत की तरक्की के मरकज डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह वजीर आला करेंगे। चंद्रशेखर राव का यह ख्वाब है कि पेशरफ्त तरक्की को तेलंगाना और हमारे अवाम के लिए हम मायना बनाया जाए। उन्होंने नए सेक्रेटेरिएट की तस्वीर को भी पोस्ट किया। हुक्काम ने इतवार को सुबह 11 बजे जगतियाल जिले में धर्मपुरी ईवीएम स्ट्रांग रूम को खोला। ओहदेदारों ने मालिया मंडल नौकापल्ली BR के कॉलेज में ईवीएम स्ट्रांग रूम के ताले तोड़ दिए। धर्मपुरी ईवीएम स्ट्रांग रूम की चाबियां गायब होने की वजह से हाईकोर्ट के हुक्म पर एहलकारों ने स्ट्रांग रूम के ताले तोड़े। जगतियाल जिला कलेक्टर यास्मीन बादशाह और इंतखाबी मुबस्सिर अविनाश कुमार दोबारा गिनती की जांच कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुरी लक्ष्मण कुमार ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि धर्मपुरी इंतखाबात में डाले गए वोटों और डिक्लेयर्ड वोटों में ऐलान करदा वोटों में फर्क है। हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन हुकाम कागजात स्कैन करके रिपोर्ट देंगे। 26 अप्रैल को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश किए जाने का इम्कान है, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में 17C फॉर्म अहम होंगे। 17C फॉर्म में दर्ज वोटों की तादाद और ईवीएम में दर्ज वोटों की तादाद होती है। इन दोनों को टैली किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या इन दोनों में मौजूद नंबर्स सेम हैं। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने बीजेपी रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र के इल्जामात पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बीजेपी और बीआरएस पर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों जमातें अवाम को धोखा देने के लिए कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस ताजिरों की पार्टी नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीआरएस की हुकूमत लूटमार में बीजेपी एमएलए ईटला राजेंद्र सबसे बड़े हिस्सेदार रह चुके हैं। भट्टी विक्रमार्का ने अपनी पदयात्रा के दौरान उन किसानों से भी मुलाकात की जिन्होंने बेमौसमी बारिश की वजह से अपनी फसलें खो दी हैं। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि कर्नाटक इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को बीआरएस पार्टी माली इमदाद फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस पार्टी मिलकर इंतखाबात लड़ सकते हैं। टैंकबंड पर बसवेश्वरा जयंती के मौके पर मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि पीसीसी के सरबराह रेवंत रेड्डी को खौफ है कि उन्हें पीसीसी सदर के ओहदे से हटाया जा सकता है। इसीलिए रेवंत रेड्डी मुनुगुड़ू असेंबली हल्के के जमीनी इंतखाब में बीआरएस रकम हासिल करने के इल्जाम लगने पर 4 आंसू बहाए ताकि अवामी हमदर्दी हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की पार्टी अंदरूनी तनाजात का शिकार है। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से रेवंत रेड्डी परेशान है। बंडी संजय ने वजाहत की कि उनकी पार्टी के रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र ने यह नहीं कहा कि रेवंत रेड्डी को बीआरएस पार्टी ने 25 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि बीआरएस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को रकम दी है।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज हैदराबाद में आज से उनका 2 रोज़ा दौरा शुरू हुआ। आज अमित शाह ने चेवड़ा में विजय संकल्प सभा को मुखातिब किया और वजीर आला चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया। हमारे बंडी संजय को केसीआर ने जेल में डाल दिया। उनको लगता है कि भाजपा कार्यकर्ता जेल में जाने से डरते हैं। केसीआर कान खोलकर सुन लो, यहां एक एक कार्यकर्ता आपके अत्याचार और जुर्म सहने से डरता नहीं है। हमारी लड़ाई तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक आपको गद्दी से नीचे नहीं उतार देते। मुझे बताओ तेलंगाना वालों, बंडी संजय कुमार की अरेस्ट से आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? मैं आज पूछना चाहता हूं केसीआर को, क्या गुनाह था बंडी संजय कुमार का? एक ही गुनाह था कि उन्होंने पेपर लीकेज के खिलाफ युवाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाई। आपने बंडी संजय कुमार को जेल में डाल दिया। 24 घंटे भी नहीं रख पाए। 24 घंटे में कोर्ट ने बेल देकर रिहा कर। ये बीआरएस ध्यान बटाने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति बना, क्योंकि वो ध्यान बटाना चाहते हैं। भैया केसीआर, तेलंगाना में ही आपका काम तमाम होने वाला है, भारत की कहां बात करते हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देखा है, इधर उधर घूमते कि भी प्रधानमंत्री का बात करेंगे तो मुख्यमंत्री तो बन ही जाओगे। अरे तेलंगाना की जनता सब समझती है प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। 24 में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे। केसीआर, नरेंद्र मोदी। मुझे बताओ चेवेल्ला वालों, हमारे पंडित सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायण ने कहा कि मोदी हुकूमत तकनीकी पहलू को बुनियाद बनाते हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को जाती तासुब के साथ हरासा कर रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा के स्पीकर ने उजलत में निचली अदालत के फैसले पर राहुल गांधी की रुकनीत मनसूख कर दी और रुकने पार्लियामेंट के तौर पर हासिल करदा रिहायशगाह खाली करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खानदान ने मुल्क के इत्तेहाद के लिए कई कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने याद दिलाया कि उनकी दादी ने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ी और जेल भी गई। उन्होंने कहा कि उनके परदादा मोतीलाल नेहरू ने मुल्क के लिए इलाहाबाद और दिल्ली में महंगी इमारतें दी। मुल्क के लिए जवाहरलाल नेहरू ने भी कई कुर्बानियां दी। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी और वालिद राजीव गांधी ने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की। ऐसे खानदान से ताल्लुक रखने वाले राहुल गांधी को जाती तासुब के साथ निशाना बनाया जा रहा है। नारायण ने इंतबाह देते हुए कहा कि मुल्क के अवाम सब कुछ देख रहे हैं, वो इस बात को फरामोश नहीं करेंगे। अवाम मरकजी हुकूमत की तरफ से इख्तियार की जा रही अवाम मुखालिफ और कॉर्पोरेट नवाज पॉलिसियों का भी मुशाहिदा कर रहे हैं। अवाम मुस्तकबिल में बीजेपी को मुनासिब सबक सिखाएंगे। ఈరోజు చాలా బాధాకరమైన రోజు. రాహుల్ గాంధీ ఇల్లు ఖాళీ చేసే తాళాలు కూడా ఆ మేనేజర్కి చేరుపడి తెలిసింది. అయితే వాళ్ళ కుటుంబం ఏంటి, వాళ్ళ తాత ముత్తాతలు ఏం చేస్తున్నారు? బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం సాగించిన వాళ్ళు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా అనేక త్యాగాలు చేసి బిల్డింగ్స్ అంతా ఇచ్చారు. మోతీలాల్ నెహ్రూ అనేక బిల్డింగ్స్ని అటు అలహాబాద్లోను ఢిల్లీలోను విలువైన బిల్డింగ్స్ ఇచ్చారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు, ఆయన కూడా వాళ్ళ కుటుంబం ఆస్తంతా అప్పగించాడు. అంటే వాళ్ళ కూతురు ఇందిరాగాంధీ ప్రధానమంత్రి కూడా ప్రతిష్టగా ఆహుతైపోయింది. అదే ఆయన కొడుకు రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నాడు, తర్వాత అతను కూడా ఆహుతైపోయాడు. దేశ సమైక్యత కోసం త్యాగాలు చేశారు, ప్రాణాలను వదులుకున్నారు. అలాంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి రాహుల్ గాంధీ కేవలం సాంకేతిక పరమైన తప్పులు ఉద్దేశపూర్వకంగా దాని
तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को शहरियों तक ज्यादा से ज्यादा काबिल रसाई बनाने और आमदनी में इजाफे के लिए मौजूआत में बस ऑफिसर्स के तकर्रुर का फैसला किया गया है। रियासत भर के तकरीबन 10,000 मौजूआत में बस की सहूलियात मौजूद हैं और 2,000 से ज्यादा मौजूआत में बस ऑफिसर्स के तकर्रुर का मंसूबा तैयार किया गया है। विलेज बस ऑफिसर्स को इजाफी जिम्मेदारियां तफवीज की जाएंगी। इस सिलसिले में हिदायत आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनाल ने जारी की। इस नए तरीकेकार पर 1 मई से अमल किया जाएगा। एक बड़े गांव के लिए, छोटे गांव के लिए 2 या 3 बस ऑफिसर्स का तकर्रुर किया जाएगा। ये विलेज बस ऑफिसर्स 15 दिनों में एक बार आवाम से मुलाकात करेंगे। वो बसों की आमद, औकात, नए रूट्स, नए खिदमात और मसाइल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। देहातों में शादियों, अहम तकारीब और मेलों की तफसीलात हासिल की जाएंगी। ज़्यादा ट्रैफिक होने की सूरत में बसों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। वो शादियों और दीगर तकारीब के लिए आरटीसी बसों को किराए पर लेने की अपील करेंगे। अवामी नुमाइंदे, गाँव के सरबराहान, डवाकरा ग्रुप्स के अराकीन के साथ फंक्शन हाउस के मुंतजिमी से भी रब्ता करेंगे। हर ग्राम पंचायत दफ्तर में नोटिस बोर्ड में मुतालिका गाँव के बस ऑफिसर का नाम, फ़ोन नंबर और दीगर तफसीलात दर्ज होंगे। मौजूदा निज़ाम में अगर देहातों में बस सर्विसेज के सिलसिले में परेशानी या मसाइल दरपेश हों तो डिपो मैनेजर से रुजू किया जाएगा। ज़्यादातर देहातों से डिपो बहुत दूर है। बेहतर खिदमत के लिए असरी बस बुक करवाने शहर तक जाना पड़ता है। ताहम विलेज बस ऑफिसर के तकर्रुर के बाद ये काम आसान हो जाएगा। तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल काउंसिल ने तालीमी साल 2023-24 से क्लासेस शुरू करने की इजाज़त दे दी है। इस खुसूस में नेशनल मेडिकल काउंसिल मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड ने अहकाम जारी किए हैं। इस कॉलेज में MBBS की 100 सीटें दस्तियाब होंगी। NMC ने वादे किया कि टीचिंग स्टाफ का तकर्रुर क़वायद के मुताबिक किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाए। मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दिए जाने पर वज़ीर IT तारक रामाराव ने मसरत का इजहार किया। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो मेडिकल कॉलेज की क्लासेस को शुरू करने के लिए दरकार तमाम इक़दामात करें। महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि अगले 3 दिनों तक रियासत तेलंगाना में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के हुक्काम ने बताया कि रियासत में अगले 5 दिनों तक 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 4 डिग्री तक गिर सकता है। अगले 3 दिनों में ये 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ हवाएं भी चल सकती हैं और गरज और चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। लंगर हाउस के इलाके ज्योति नगर में बैटरी चोरी से आवाम परेशान है। एक बैटरी चोर गाड़ियों के सामने पार्क की हुई कार और घरों के सामने पार्क की हुई कारों की बैटरियां चोरी करते हुए CCTV कैमरे में कैद हो गया है। ये विजुअल सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं। शमशाबाद बल्दिया के हुदूद में इलेक्ट्रिक बाइक्स के शोरूम में अचानक बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े में 16 इलेक्ट्रिक बाइक्स जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस वाक़े की तफसीलात हासिल की। खबरजी फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने इतला पर वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ। जिले मेडशल मलकाजगिरी में सैनिटाइजर के गोदाम में आग लग गई। ये गोदाम जिले के कोमपल्ली में वाक़ है। कल शब पेश आए इस वाक़े के सबब बड़े पैमाने पर आग के शोले भड़क उठे और कसीब धुआं निकलने लगा। सैनिटाइजर की बड़ी तादाद के यहाँ रखे जाने के सबब आग तेजी के साथ फैल गई। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की इतला नहीं है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में एहतजाजी खानदान पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में खानदान के अरकान शदीद तौर पर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक अपनी अराजी पर गैर मजाज कब्जे का इल्ज़ाम लगाते हुए जिले के बेल्लमपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली सुकुमार सुषमा उनका बेटा मिशन भागीरथा के टैंक पर चढ़ गए और एहतजाज करने लगे। इसी दौरान शहद की मक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले के नतीजे में बेटा टैंक से नीचे गिर गया। उसको इलाज के लिए फौरी तौर पर बेल्लमपल्ली के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाद इस खानदान को पुलिस ने कामयाबी के साथ नीचे उतारा और किसी तरह उन मक्खियों से छुटकारा दिलाने के बाद उनको भी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया।
तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले का मेडिकल तालिब इल्म फिलीपीन में मुर्दा पाया गया। उसकी शिनाख्त जिले के रामलिंगम पल्ली से ताल्लुक रखने वाले 21 साला मणिकांता रेड्डी के तौर पर की गई, जो फिलीपीन के दाव में मुर्दा पाया गया। उसके वालिदैन ने इतवार की सुबह इस बात की इत्तला मिली। रेड्डी फिलीपीन में मेडिकल साले दुवम का तालिब इल्म था। वालिदैन के मुताबिक उसकी मौत की वजूहात मुख्तलिफ बताई गई। एक इत्तला यह है कि उनका बेटा शदीद बारिश के सबब हॉस्टल की इमारत की सीढ़ियों पर से फिसलकर खुली ड्रेनेज कैनाल में गिर पड़ा। दूसरी इत्तला यह कि मणिकांता मोटरसाइकिल पर जाने के दौरान सड़क हादसे का शिकार होकर ड्रेनेज में गिर पड़ा। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।